उन्होंने बुक पकड़ा दी, आप पीआरटी का इंटरव्यू देने आए हैं और क्लास 5th की हिंदी की बुक दे दी है रिम जी। या तो उन्हें स्पेसिफिक कोई चैप्टर दिया होगा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। आओ बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ते हैं, पोयम। अब आपको पोयम पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे? वो कहेंगे ठीक है लिख गया, वो खुद कहेंगे तो छोड़िएगा। अच्छा, आपको तो आपने डेट लिख रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, वो खुद टोक देंगे क्योंकि टाइम खराब हो रहा है। बेटा ये लिखना छोड़ दो, आप तो पढ़ाना शुरू करो। और पढ़ाना शुरू करने का मतलब क्या है? ये तो फिर भी हाव भाव चेहरे का, हाथ का कैसा रहना चाहिए? बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए कि पहले तो आपके पैर नहीं हिलने चाहिए। कौन से? डर वाले, और बाकी डर वाले पैर, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि आपको बच्चों को शांत करना आना चाहिए। जब आप पढ़ाएंगे तब सारा पैनल डिस्कस कर रहा होगा और जोर जोर से डिस्कस कर रहा होगा। देखो, राम बाजार जा रहा था, उसने धनुष बाण खरीदा, राम में ही काम चल गया। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब चाहें तो फिर अगर आपकी आर्ट अच्छी है तो खिलौने वाले का एक चित्र बनाओ। देखो ये खिलौने वाला आया और उसमें 2-3 खिलौने बता दो, ऐसे ऐसे वो खिलौने लेके आया था। आप आर्ट को इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप मैथ वाले हैं तो इसी में पीजीटी वाले हंस खेल के कैसे नहीं कर सकते? देखिए, आप पीजीटी में ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी में अगर आपको पढ़ाना है और आप इंडिया के स्टेट्स पढ़ाना चाह रहे हैं तो हंसो, खूब हंसो। देखो, आप लोगों ने एक लैंग्वेज टीचर कैसे पढ़ाएगा? लैंग्वेज टीचर जितना कार्टून हो सकता है उतना बेस्ट होता है। जितनी कॉमेडी कर सकता है उतनी कॉमेडी करे। जैसे देखो बेटा, देखो एक एक शब्द का मतलब है, यहाँ देखना। लेकिन विज्ञान में आपको ना सीधे प्रयोग पर चलना चाहिए। हर चीज को प्रैक्टिकली, विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल है। विज्ञान कुछ भी बनाता नहीं। कि अगर मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ तो संस्कृत में आज तक हम लोगों ने पढ़ा है रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामायण रामाभ्याम रामई। लेकिन मैंने एक नवाचार का प्रयोग किया और मैं वैसे पढ़ाता हूँ रामः रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामई तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी। मैं गा के नमो नमः सर्वेभ्यः महाभागा। आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय की जो परीक्षाएं हुई उसके इंटरव्यू को कैसे फेस करें। इंटरव्यू के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है इंटरव्यू के पहले की तैयारी और एक है इंटरव्यू के दिन की तैयारी। 2 भागों में हमें इसको बांटना है। इंटरव्यू की पहले की तैयारी में क्या है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास रेडी होने चाहिए। जैसे पीआरटी का है तो आपके पास 10th 12th और आपने जो भी डिग्री की है, जेवीटी, डीएड, डीएलएड जो भी किया है उसकी मार्कशीट और डिग्री ये आपके पास हो। और अगर यद्यपि आप पीआरटी का पेपर दे रहे हैं लेकिन अगर आपने उस फॉर्म में ग्रेजुएशन भी मेंशन की है तो उसकी भी डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। ये ध्यान रखना है। मनीष जी, क्या होता है कि हम पीआरटी को लेके चले जाते हैं लेकिन वो क्या मांगते हैं, आपने फॉर्म में क्या क्या भरा, तो अपने फॉर्म में जो जो डिग्रियां लगाई हैं वो सारी आपके पास होनी चाहिए और उन सबसे ही प्रश्न होंगे। ये भी ध्यान रखना है कि हमारा 12th में इंग्लिश अच्छा था लेकिन आपने ग्रेजुएशन हिंदी से कर ली है तो आपके हिंदी के भी प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स के बाद उन्होंने जो फॉर्म दिया होगा वो फॉर्म आपका पूरा फुलफिल होना चाहिए और कोशिश करें कि फॉर्म की एक खाली कॉपी भी अपने पास रखें। वहाँ पहुँच के अगर कुछ पता चलता है कि कुछ मिस्टेक हो गई तो आपको वहाँ फ़ोटोकॉपी की दुकान सुबह सुबह नहीं मिलेगी तो आप उसको तैयार कर पाएँ तुरंत। एक खाली फ़ोटोकॉपी भी आपके पास हो। और फिर सबसे ज़्यादा समस्या जो लोगों की है वो क्या है कि उस दिन हम पहने क्या, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आप वो पहने जो आपको कंफर्ट फील हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लेजर या कोट डाल के जाएं। और आप कोट डाल के जाते हैं और पहली बार कोट पहनते हैं तो आपकी बार बार नज़र आती है पीछे से उठ तो नहीं गया, अब हाथ चलाते हैं। आप हाथ ऐसे करते रहते हैं तो सामने वाला समझ जाता है नौसिखिया। अगर आप लोग नहीं पहनते तो मत पहनो, सिंपल पैंट शर्ट में जाओ और हाफ जैकेट में बिल्कुल नहीं जाना। वो वेटर वाली जैकेट जो आप पहन लेते हैं या मोदी जैकेट, या एक तो वेटर वाली होती है और एक नेतागिरी वाली होती है, वो दोनों बिल्कुल ना पहने। सिंपल पैंट शर्ट और शूज ब्लैक कलर के हो सबसे बेस्ट। आप क्या पहन के गए थे इंटरव्यू में? मैं एक वाइट शर्ट पहन के गया था और ब्लैक पैंट। ब्लैक भी हल्का सा जिसमें कुछ वाइटनेस भी थी लेकिन पूरा ब्लैक था।
सर आलोक सर हैं, केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी टीचर हैं, शानदार इंटरव्यू के बारे में एक्सपीरियंस है, मतलब इतने अच्छे से बताते हैं सर। कंटिन्यू कीजिए। तो उस ड्रेस को आप बिल्कुल नई भी ना पहने, ये भी ध्यान रखें। जो ड्रेस आप बनवा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वो 2-3 बार आप धो चुके हो और पहन चुके हो, ताकि आपको बार बार ना कहीं धागा तो नहीं निकल रहा। आप वहाँ जाके पहुँचे और पैंट में सिलाई का कहीं धागा निकल रहा है, अब आप उसको खींच रहे हैं तो पता चला पैंट ही खिंच गया। तो आप उसको 2-3 बार पहन के देख लें। और ख़ासकर अभी जो मैं आगे आने बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ाना कैसे है, तो कोशिश करें कि उसी ड्रेस में पढ़ाएं, तो आपको उस दिन का अनुभव भी हो जाएगा। वो ड्रेस आपको फंस तो नहीं रही। जूते एकदम नए ना पहने, पहले से पहन के चलें, क्योंकि हो सकता है आप उस दिन 2-3 घंटे खड़े रहें और आप जब टीचिंग करें तो आपके पैर में दर्द होने लगे और आप टीचिंग करते समय वो आप डिसबैलेंस हो रहे हो, वो भी हानिकारक हो सकता है। तो हम क्या करें, जो भी ड्रेस पहननी है, जैसे कॉलर में आपकी शर्ट में एक पेन जरूर होना चाहिए, एक टीचर की निशानी। हाँ, टीचर वाली फीलिंग आती है। तो और वो रेड ना हो। आगे से आपको रेड की ज़रूरत है, लेकिन उस दिन तो कम से कम रेड ना हो, क्योंकि हम उस दिन तक विद्यार्थी हैं, टीचर नहीं है। तो आपका से ब्लू पेन हो और ब्लैक भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर्म ब्लैक में भरना है तो ब्लैक भी आपके पास होना चाहिए, जेब में लगा होना चाहिए। अगर घड़ी पहन के जाते हैं तो कोशिश करें स्मार्ट वॉच ना हो, अच्छा, ट्रेडिशनल वॉच हो, क्योंकि आपका गेटअप जो है ना वो ट्रेडिशनल है। पूरा आपने सिंपल शर्ट पहनी हुई है, तो स्मार्ट वॉच कोशिश करें वहाँ पर नहीं हो। एक या तो पहन के ही ना जाएं, अगर आप रोज़ पहनते हैं तो पहने, नहीं तो हो सकता है कि आपको वो घड़ी भारी लगे। कई बार ऐसा होता है, घड़ी अचानक से पहनते हैं तो बार बार हमारा दिमाग उस घड़ी पर जाता है। ज्वेलरी की जो बात है, ज्वेलरी अगर आप जो यूजुअली पहने हैं वो पहन के चलिएगा। और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि साड़ी पहने। सब लोग क्या कह देते हैं, साड़ी पहन लीजिए, और साड़ी हमने कभी पहनी नहीं है तो वो डर ये लगता है कहीं साड़ी खुल गई, कहीं साड़ी में से कोई भाग दिख रहा हो, ऑड लग रहा हो, वो सारी समस्याएं आती हैं। अगर आप परफेक्ट हैं तो उससे बेस्ट भी कुछ नहीं है मनीष जी। इंटरव्यू वाले के लिए अगर कोई लड़की या कोई महिला साड़ी पहनने में परफेक्ट है, वो कंफर्ट है, तो साड़ी से अच्छा ऑप्शन मतलब उनकी कुछ नहीं है पहले हाँ। से। लेकिन अब पता चला पहले दिन ही पहन के जा रहे हैं, कुछ भी हो, जो आप पहले दिन करते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिक ऑड लगता ही है, सीधी बात है। जब आप पहले दिन करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं डिसबैलेंस तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आपको लगेगा कहीं पल्लू खिसक तो नहीं रहा है, कहीं साड़ी की जो आपने आगे क्रीज बनाई हुई है वो तो अलग अलग नहीं हो रही, बहुत सारे आपको डर लगेंगे। और जाते इंटरव्यू तो नहीं हो जाएगा, तो 2-3 घंटे। हाँ, 2-3 घंटे बैठना भी है। इतने में हो सकता है कि आपको ऐसी जगह बैठना पड़े कि आपके उसमें बहुत सारी लाइनें आ जाएं, आपका जो सौंदर्य बना के गए थे वो खत्म हो जाए। तो आपको वहाँ पर दिखाना नहीं ना किसी को, आपको अपने को एक अच्छा व्यक्ति रिप्रेजेंट करना है, एक अच्छा दिखने वाला रिप्रेजेंट नहीं करना। आप क्योंकि जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन अच्छे दिखते थे क्या? नहीं। हमारे राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम जैसे थे वैसे जाते तो लोग उनको वैसे ही पूछते थे, बस उनकी सादगी बेकार। हाँ। तो आप कैसे देखते हैं वैल्यू नहीं है, आप वहाँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी वैल्यू है। लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो और जीन्स पहन के चले जाओ, तो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो एक सिंपल पैंट शर्ट, जूते, और पैंट इतना नीचे तक कम से कम हो कि आपके सॉक्स ना दिखे। अच्छा, आजकल का फैशन नहीं हो कि हमने थोड़ा सा ऊपर को पहन लिया, वो इंटरव्यू में नहीं चलेगा। अच्छा, नहीं तो वो समझ लेते कि वो कहते हैं ना आजकल लोफर शब्द एक प्रयोग करते हैं, हाँ। उनको वो फील आएगा कि ये स्कूल में भी जाके फ्रेश ही करेगा, बच्चे इससे भी आगे होंगे। अगर आप बालों को फैशन में रखोगे तो बच्चों को आप कह नहीं सकते ना अनुशासन के लिए कि बेटा कटिंग ऐसी नहीं करनी, वो बच्चा तुरंत कहेगा सर आप देख लो। नेल्स ज़्यादा बड़े ना हो, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में पढ़ाया जाएगा फिर आपको आगे जाके कि बच्चों के नाखून कटे होने चाहिए और टीचर के बड़े हैं। तो उस दिन का ड्रेस का जो गेटअप है बड़ा शानदार होना चाहिए। फिर जब आप उस इंटरव्यू को फेस करेंगे ना, तो मेरे जो अनुभव है, आपने जितना पढ़ा है उसकी जुगाली कीजिए। जुगाली का मतलब बार बार उसको माइंड में लाइए। जैसे गाय खाना तो खा लिया, अब उसके बाद बार बार उसको चबाती है, और हम नहीं चबाते हैं मनुष्य, तो हम तो एक बार चबा के पेट में सीधा अंदर, तो हम लोग फिर मरीज हैं, गाय मरीज नहीं है। सही। क्योंकि वो जुगाली करके खाने को पूरा डाइजेस्ट कर लेती है, हमारा जैसा है वैसा चला गया। अब वो पेट का जो हमारा पाचन शक्ति उस पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है,
वैसे ही कोचिंग्स का भी है, स्कूल का भी है कि आपने 6 घंटे पढ़ तो लिया, रिवीजन नहीं किया तो फिर वो बचने वाला नहीं है। तो आपने जितना पढ़ा है इंटरव्यू के दिन बस उसी पर आपको स्थिर रहना है, नया कुछ सीखने के प्रयास नहीं करने। और एजुकेशन की जो बेसिक है, जो बीएड और डीएड में पढ़ा होगा, वो आपको ज़रूर आना चाहिए। यद्यपि मुझे कम आता था क्योंकि मैंने बीएड में इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा था, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि इस बार सब्जेक्ट हो चुका है। हाँ, तो मेथड क्या क्या टीचिंग में यूज करेंगे उस पर ज़्यादा जोर होना चाहिए मेरे अंदाज से। दूसरा, थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा पिछली बार से कठिन की भी संभावना मुझे लगती है। क्यों? उस बीच में कि जो अफवाहें आई ना चीटिंग की, तो वो चीटिंग वाला होगा, वो इंटरव्यू हार्ड करके उसको बाहर किया जा सकेगा। इसलिए हल्का सा कुछ हार्ड हो सकता है, पहले से बता रहा हूँ, उसकी तैयारी भी करके जानी चाहिए। नहीं तो हम पिछली बार के अनुभव कुछ अलग है, इस बार के अनुभव कुछ अलग हो सकते हैं। बाहर वाला शायद ज़्यादा ना बनाए, केवी का जो टीचर हो या प्रिंसिपल हो या हेडमास्टर हो वो ही ज़्यादा क्वेश्चन करे। एक तो ये है। दूसरा, अभी हम बीच बीच में और भी चर्चाएं करते रहेंगे। अभी मुख्य चर्चा पर आते हैं, पढ़ाना कैसे। हाँ, बच्चों का एक प्रश्न है कि डेमो क्लास कैसे। देखिए, डेमो क्लास के 2 तरीके हो सकते हैं। जहाँ आपका इंटरव्यू चल रहा है उसी टेबल पे वो आपसे कहेंगे कि जाओ बेटा, या आपका नाम लेके, ये डस्टर और चौक है, पढ़ाइए। तो आपको सीधे जाना नहीं है, पहले आपको वहीं बैठे बैठे पूछना है, सर कौन सा टॉपिक और कौन सा सब्जेक्ट। क्योंकि आप डायरेक्ट चले गए तो वहाँ से नहीं पूछ पाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, जैसे उन्होंने कहा सब पढ़ाइए, तो आप सबसे पहले कहिए सर किस विषय को पढ़ाना है। वो पहले विषय बताएंगे। विषय के बाद आप कहिएगा सर इस विषय में कौन सी क्लास का पढ़ाना है। क्यों? इससे उनको ये फील होगा कि शायद इसको सारी क्लास आती है। अच्छा, नहीं तो हम क्या कहेंगे, अपनी मर्जी का पढ़ाने पहुंच जाएंगे। और आपने अपनी मर्जी का पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो गारंटी से एक टॉपिक वो अपनी मर्जी का भी पढ़वाएगा। इसलिए पहले ही सारे पत्ते खोल दो। हाँ। सर पहले तो विषय पूछो आप, फिर क्लास पूछो, फिर कहना सर चैप्टर और बता दीजिए। तो जब आप ऐसा कहेंगे तो संभव है कि वो क्या कहते, अपने मन का पढ़ा दो। क्योंकि वो साइकोलॉजी सीधी सीधी है कि वो इस तरीके से आपसे पूछेंगे। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जब उन्होंने कह दिया ना पढ़ाइए, तो उस पढ़ाने के बाद की अगर हम बात करें तो आप उठ गए, आपके पास चौक है, डस्टर है, आपसे पहले भी कोई इंटरव्यू दे के गया होगा, नियम है एकदम। अब आपसे पहले कोई इंटरव्यू दे के गया है तो उसमें आपको क्या करना है, बोर्ड भरा होगा, डायरेक्ट जाके पढ़ाना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डस्टर उठाना है और बोर्ड को रब करना है। जब मैं रब करना बता देता हूँ कि वहाँ आपको प्रॉपर डस्टर होगा, क्योंकि वहाँ पर चौक वाला बोर्ड होगा। यहाँ मार्कर बोर्ड है इसलिए हम इससे रब कर रहे हैं। वहाँ आपके पास चौक वाला बोर्ड होगा, तो आपको डस्टर पूरा, जो डस्टर होगा इस तरीके से, इस साइड में डस्टिंग के लिए, इस साइड में लकड़ी होगी, डस्टिंग नहीं पकड़नी है, ध्यान रखना। आप ऐसा पकड़ के नहीं ले जाएंगे, आपको ऐसा पकड़ के उठाना है ताकि हाथ में डस्टिंग ना है। फिर आपको जब वहाँ पकड़ के डस्ट को साफ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करने लगते हैं। वैसा नहीं करना, आपको नियम क्या होना चाहिए, इस तरीके से आप लाइए, फिर उठाइए, ऊपर से नीचे को डाउन करते लाइए। क्योंकि ऐसे उठाएंगे ना तो वो डस्टिंग आपके फेस पे आएगी, आपको एलर्जी हो सकती है पहली चीज़। और डस्ट को साफ करने का तरीका भी नहीं है, तरीका यही है कि आप इसको ऊपर से नीचे लाइए ताकि धीरे से वो डस्ट नीचे चले जाए। इसका आपको बहुत याद रखना है। और बार बार हाथ से साफ नहीं करना। जैसे हमने लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख रहा था राम, और मुझे लगा कि राम की माँ बड़ी हो गई, मतलब राम का जो माँ है वो बड़ा हो गया, तो आपने हाथ से हटा दिया, नहीं हटाना, आपको फिर डस्टर उठाना है, उसको रोक करना है, बार बार हाथ वहाँ पर नहीं चलाना है। ठीक है, हम पहुँच गए। सबसे पहले पिछले वाले का मैंने हटाया, यहाँ तक कि जो बोर्ड पर परमानेंट नहीं लिखा वो सब हटा देना है। ऐसा नहीं कि जो डेट पहले से हमारी लिखी थी तो वो लिखी रहनी छोड़ देना, वो नहीं छोड़ देंगे। जो परमानेंट पेंट से होगा वो छोड़ देंगे। अब सबसे पहले आप जाके दिनांक लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जब आपने दिनांक लिखा, अगर आप इंग्लिश का टॉपिक पढ़ा रहे हैं
तो आपको दिनांक नहीं लिखनी, डेट लिखना है। पीआरटी में सबको डेट लिखनी है। हम तो संस्कृत वाले रहे तो हम दिनांक लिखेंगे, हिंदी वाला दिनांक लिखेगा। उसके अलावा बाकी सबको क्या लिखना चाहिए? डेट लिखनी चाहिए। अब डेट के बाद बोर्ड की लेंथ देखिए, अगर बोर्ड ज़्यादा बड़ा है तो आप डेट को यहाँ लिखिए, और बोर्ड की चौड़ाई छोटी है तो डेट नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 2-3 चीज़ें लिखनी है। तो आपने डेट लिखी, जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो मैं आज की डेट लिख देता हूँ 5/3/23। ये वाला फॉर्मेट भी हो सकता है, आप इसके बीच में वाली लाइन भी लगा सकते हो, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, जो भी आपको लिखना है वो आपको पहले से लिख कर जाना है, माइंड में सेट करके। अब आप क्या करो, वहाँ ऐसा हो 5/3/23, अरे नहीं गलत हो गया, फिर आप ऐसा करो, ऐसा वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है वो फॉर्मेट पहले से फिक्स हो। डेट लिखा, डेट के बाद आपको भले कुछ ना हो, यहाँ कालांश जरूर लिखना है कि आपके कौन सा पीरियड चल रहा है। या तो आप पीरियड लिखेंगे या कालांश लिखेंगे, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी मर्जी हो वो आप लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिक्स तो है नहीं किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं। यहाँ आएंगे तो फिर आपको क्या लिखना है? विषय, इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखना है। और मोस्टली आपको सब्जेक्ट ही लिखना है, क्योंकि आप इंग्लिश वहाँ पे दिखाइए, हिंदी संस्कृत वाले छोड़ के। इसके बाद टॉपिक या प्रकरण, विषय में तो क्या होगा? हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब्जेक्ट आ जाएगा। टॉपिक या प्रकरण हो सकता है, और अगर और भी अच्छा चाहते हैं आप तो क्या लिखिए इसमें, इसको भी हटा दीजिए। प्रकरण का क्या मतलब? बता रहा हूँ, इसमें आप पहले लिख सकते हैं पाठ और फिर लिख सकते हैं प्रकरण, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे पाठ मतलब चैप्टर, माना कि आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री में आपका टॉपिक चल रहा है, माना कि 7th क्लास में मेडिवल हिस्ट्री है, तो हम मेडिवल हिस्ट्री में हम दिल्ली सल्तनत को डिस्कस कर रहे हैं। तो पाठ का नाम क्या है? दिल्ली सल्तनत। और कल मैं पढ़ा चुका था मुगल वंश, गुलाम वंश। जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी 5 वंश हैं, मैं एक वंश पहले पढ़ा चुका हूँ। तो प्रकरण में हम क्या लिख देंगे? खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक। ये चैप्टर है, ये टॉपिक है और ये सब्जेक्ट है, तीनों क्लियर होने चाहिए। सब्जेक्ट पूरा है, उस बुक में से एक चैप्टर वो चैप्टर है, उस चैप्टर में भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं केवी में, या एनसीईआरटी की बात करें तो आप वो जो यूनिट पढ़ा रहे हैं वो यूनिट यहाँ है। जैसे मैथ की बात करें तो सर्किल तो आपका क्या है? जैसे एक पार्ट है मेंसुरेशन, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल या क्षेत्रमिति, आपने यहाँ लिख दिया। विषय में गणित लिख दिया। अब यहाँ पर आप सर्किल के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं कि ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं तो कौन सा पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। ये क्लियर होने के बाद फिर आपको यहाँ पर भी चाहे तो आप लिख सकते हैं इस कालांश को यहाँ पर, और नहीं हो तो अपन को केवी का जो कल्चर है वो याद होना चाहिए। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? कुल छात्र, उपस्थित छात्र, टोटल स्टूडेंट्स, और अनुपस्थित छात्र, एब्सेंट, नंबर ऑफ एब्सेंट। मतलब टोटल स्टूडेंट्स, प्रेजेंट स्टूडेंट और एब्सेंट स्टूडेंट्स। और यहाँ पर उनके नंबर्स अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए इस टोटल से ज़्यादा यहाँ ना आ जाए। इतना जैसे हम मन मर्जी से लिख दीजिए, केवी में लगभग 40 से 50 के बीच में होते हैं, तो हमने 42 लिख दिया, यहाँ लिख दिया कि हमारे पास 36 आए हुए हैं, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, तो वो समझ जाएगा इसकी गणित खराब है और पीआरटी मैथ पढ़ाने लायक नहीं है। 36 और 6 42 हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले से सोच के आइए कि आपको करना क्या है, फुल एक्टिंग करें कि वहाँ पर आपको नहीं पता चलना चाहिए कि अब आप गणित लगा रहे 36 आए हैं तो 6 गए होंगे, नहीं, इतना आपके पास याद रहना चाहिए। अब हम टॉपिक पर आते हैं। एक टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक हम बात कर लेते हैं, बुक वगैरह के बारे में, मतलब कैसे? हाँ, अब उन्होंने आपसे कोई टॉपिक दिया है, बुक भी वही देंगे। तो मैं एक जैसे बुक लेके आया हूँ, ये बुक है रिम जिम। उन्होंने ये बुक पकड़ा दी, आप पीआरटी का इंटरव्यू देने आए हैं और क्लास 5th की हिंदी की बुक दे दी है रिम जिम।
या तो उन्हें स्पेसिफिक कोई चैप्टर दिया होगा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। आओ बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ते हैं, पोयम। अब आपको पोयम पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे? आप सीधा पोयम स्टार्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? पोयम पढ़ने चलो, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो हाँ, बच्चे कहेंगे हाँ। अच्छा बेटा बताओ, आपने और कौन सी पोयम पढ़ी है? तो कोई एक बच्चा आपको एक पोयम और सुनाएगा। अच्छा, फिर एक से और सुनिए। दूसरे सुनने के बाद बंद मत कीजिएगा। अब आपसे कहीं कोई और सुनाना चाहता है क्या इनसे अलग? हाँ। कोई और सुनाएगा। तो बस जैसे सब सुना देंगे तो बच्चों, जो गाकर पढ़ा जाता है उसको पोयम कहते हैं। जो गाकर पढ़ा जाता है वो क्या है? पोयम है। तो हम भी आज एक नई पोयम गाएंगे। फिर इस चैप्टर में जो पोयम हो, मतलब आपकी बुक में जो या तो उन्होंने दी होगी जो, या फिर आप बुक खोल कर देखिए आराम से, एक चैप्टर की कोई एक खिलौने वाला कविता, एक खिलौने वाले नाम से इसमें एक पोयम है, ये है। तो इसमें आप बच्चों से बुलवाइएगा। पोयम का मतलब क्या है? गाना, और गाना मतलब आनंद। पढ़ने वाले को भी आनंद आना चाहिए, पढ़ाने वाले को। जैसे में लिखा है ना, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। वहाँ तो याद रहेगा। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। एक बार ऐसा हो गया। फिर देखो बच्चों बोलो, वह, तो बच्चा बोलेगा वह। देखो माँ आज आज खिलौने वाला फिर से आया है। फिर आप इसको लय से बोलेंगे, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। बच्चे रिपीट करेंगे। जब तक आप गाएंगे नहीं, गाने तक लेके जाना है। पहले तो उसको प्रोनाउंसिएशन आए, फिर वो गा पाएगा। तो आप 2-3 बार उसको रिपीट कराइए। जैसे हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। ये बार बार आप बच्चों से रिपीट जरूर कराते रहिए, क्योंकि उनको याद कराना है। जब बच्चों से रिपीट कराने का मतलब क्या है? खुद ही रिपीट करना है। चलो बच्चों फिर से रिपीट करते हैं। फिर एक बार क्या बोलना है? अब मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलेंगे। फिर क्या करना? चलो मैं नहीं बोल रही हूँ, आप सब एक साथ बोलिए। कभी कभी किसी एक बच्चे से पूछ, चलो बेटा आप सुना के दिखाओ। इतने में आपको एक क्वेश्चन और करना है, किसी को याद हो गई क्या? कोई कहेगा हाँ, तो आप कहना सुनाओ। और वो टूटी फूटी जैसे भी सुना दे, उसको शाबाशी दे करके बिठाना है कि देखो उसने याद की, आप सब भी याद कर सकते। इसने तो अभी याद कर ली, तो इसका मतलब घर जाके तो सबको याद हो ही जाएगी। सारे मिलके गाते रहना, याद होगी। फिर इसका थोड़ा सा अर्थ समझाइएगा। अर्थ समझाने के बाद उनसे पूछेगा कि बताओ बेटा कौन आया था? तो दूसरा बच्चा क्या कहेगा? खिलौने वाला आया था। फिर आप फिर से पूछिए कि तोता कहाँ था? तो बता देगा पिंजरे में था। इसका मतलब ये है कि आपके उसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं, वह लाइनर्स भी तैयार हो रहे हैं। और बोर्ड पे भी आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा सा उस समय लिख सकते हो। देखो क्यों, अब ये वाला इसका चैप्टर का नाम क्या दिया? खिलौने वाला। अच्छा बताओ बच्चों, किस किसने खिलौने वाला देखा है? कौन कौन सा खिलौना देखा? ठीक है, वो कोई बताएगा। अच्छा आपकी कॉलोनी में कोई खिलौने वाला आया? हाँ आया। कौन कौन से लाया? आपको कौन से खिलौने पसंद हैं? इस तरीके से जब तक आप बच्चों से चर्चा करते रहिए, जब तक कि बच्चे हाँ अब अलर्ट हो गए हैं, अब हम फिर चैप्टर पे आए। फिर बार बार उस चैप्टर को रिपीट कीजिए। ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लिखा हुआ है, लगभग 2 पेज का ये चैप्टर है। तो कोशिश मत करिए कि एक दिन में पूरा ख़त्म करना। उनको भी ये फील आना चाहिए, क्योंकि आपके जो स्प्लिट अप आएगा कम से कम 10 दिन इसके लिए मिलेंगे। और आपने अभी आए और शुरुआत से ही पूरी पढ़ा दी। 4 लाइन पढ़ाने के बाद उस 4 लाइन पे अड़े रहना। 5 मिनट तो पढ़ाना है, उतने में टाइम निकल जाएगा। लेकिन इसको लिखना मत भूलिएगा। और आते समय सबसे अच्छा है कि जब आप आए तो इसको हटा के आए। भले ही आपको पिछला छोटा मिल जाए, कोई छोड़ के गया हो, लेकिन आपको आना है। और पढ़ाई सर तब बनी सर, तब तक पढ़ाई बंद नहीं करनी है जब तक कि वो खुद ना रोक दे।
कई बार इतने पॉइंट्स लिखने का मौका नहीं देते। हाँ, वो कहेंगे ठीक है लिख गया, हाँ। वो खुद कहेंगे तो छोड़िएगा। अच्छा। आपको तो आपने डेट लिख रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, वो खुद टोक देंगे क्योंकि टाइम खराब हो रहा है, बेटा ये लिखना छोड़ दो, आप तो पढ़ाना शुरू करो। और पढ़ाना शुरू करने का मतलब क्या है, ये तो फिर भी लिखना है, नहीं तो आप ये भी छोड़ दो। यदि रोक रहे हैं तो? हाँ, रोक रहे हैं तो ये तो फिर भी लिखना है। क्यों, आप क्या पढ़ा रहे हो कैसे पता चलेगा, पॉइंट्स वगैरह। हाँ, तो आप इसको विषय को हटा के पाठ और प्रकरण को लिख दीजिए। जैसे पाठ हुआ खिलौने वाला, प्रकरण क्या है, कविता गायन, हम कविता को गा रहे हैं, कविता लेखन, सुलेख लेखन, ये इसके टॉपिक के प्रकरण या सब टॉपिक्स हो सकते हैं। और 4 लाइन को रिपीट कराते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, और जब तक कि वो ना कहे तब तक मत बैठिए। लग रहा कि मेरा कंटेंट खत्म हो रहा है तो अगली 4 लाइन उठा लीजिए, खुद कह देगा बैठ जाओ। हाव भाव चेहरे का, हाथ का कैसा रहना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए कि पहले तो आपके पैर नहीं हिलने चाहिए, कौन से, डर वाले, और बाकी डर वाले पैर ना हिलें तो आपको क्या करना होगा, आप कोशिश करिए कि आप यहाँ से वहाँ तक चलते रहें। क्लास में मूवमेंट जैसे। हाँ, जैसे आपने कुछ, जैसे आपने लिखा यहाँ से आए, हमने लिखा खिलौने वाला, जैसे मैं लिख दिया खिलौने वाला, लिखते ही मैं यहाँ गया, अब मैं आगे यहाँ ऐसे लिखूंगा। आप ये मत लिखिए कि आप यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, राम बाजार जा रहा था, तो आप था लिखा ना जैसे आपने, अब आप रुक जाइए, अब आप ऐसे आ जाइए, अब आप आगे का ऐसे लिखिए, वो ऐसा नहीं कि आप उसी के पीछे आते रहे और लिखते रहे। अब आप यहाँ जाए, उसने बाजार से धनुष बाण, अब आप यहाँ पर आ गए ना, अब आप यहाँ जाएंगे तो फिर ऐसे आके लिखिएगा। मतलब मूवमेंट लगातार होना चाहिए, बच्चों से इंटरेक्शन लगातार होना चाहिए, और आप उनको ही बच्चा मान लीजिए जो इंटरव्यू ले रहे हैं, पूरा पैनल बच्चा है। अगर वो बीच में कुछ टोकता है, वो कह देगा अच्छा ये जो खिलौने वाला लिखा है इसमें ऐसा क्यों नहीं लिखा, वो आपको टोक सकता है, तो आप कहिए नहीं, ये वाह और बा में अंतर होता है। अब वो क्वेश्चंस आपसे कर सकते हैं, वे पूछेंगे जो खिलौना है क्या हिंदी वर्ड है कि इंग्लिश वर्ड है, तो आपको पता नहीं खिलौना हिंदी शब्द है, टॉयज इंग्लिश वर्ड है, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें भी कई बार पूछ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने पूछा कि खिलौने वाला आया, हरा तोता पिंजरे में है, तो कहेंगे कि हरे तोते की चर्चा क्यों की, तो आपको तुरंत बताना चाहिए सर तोता हरा होता है इसलिए हरे तोते की चर्चा की, नीला पीला तोता नहीं होता है। ये है कि वो तुरंत आपका कोई बच्चों जैसे प्रश्न करेंगे, मैम वो तोता हरा क्यों था, पीला क्यों नहीं था, तो आपको बताना है कि बेटा एक पोयम की वजह से नहीं है हरा, वो हरा होता है इसीलिए पोयम में हरा लिखा गया है। अच्छा, तो छोटे बच्चों जैसे क्वेश्चन वो कर सकते हैं। एंगल पर मतलब वो जो बोर्ड ढक लेते हैं पूरा। हाँ, आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखना, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ ना कि हम ऐसे लिख रहे हैं राम, क्योंकि मैं तो सामने देख रहा हूँ ना, आई कॉन्टेक्ट। आपको अब कुछ जो टीचर्स ऐसे करने लगते हैं, राम बाजार जा रहा था, इतने में पता चला एक बच्चे ने पीछे से किसी को चिमटी काट ली। ठीक है। दूसरी चीज सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि आपको बच्चों को शांत करना आना चाहिए। जब आप पढ़ाएंगे तब सारा पैनल डिस्कस कर रहा होगा और जोर जोर से डिस्कस कर रहा होगा, आपको उनको शांत करना है, पैनल को नहीं करना। बच्चों शांत रहिए, बच्चे की समझ के, ठीक है। शोर हो रहा है फिर भी वो शोर करेंगे बेटा, फिर आप एक आध थोड़ा मोटिवेशनल भी हो सकते हैं, बच्चों शोर नहीं करना चाहिए, उससे दो घाटे होते हैं, टीचर का जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ जाता है, ध्यान भंग होता है, साथ में आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है। इस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं, टॉपिक को मतलब वर्ड को बोल बोल कर। हाँ, जैसे मैं बार बार जब मैं लिख रहा हूँ तो बोल भी रहा हूँ ना, हाँ। राम बाजार जा रहा था, क्यों? आपकी आवाज़ से वो बच्चा सुन रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, देखो अब हम इसको ही चल रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है राम बाजार जा रहा था, तो सर उसको यहाँ बताइए, देखो अभी से 5वीं क्लास है तो ही बता सकते हैं, उसने बाजार में धनुष बाण खरीदा, यहाँ हम लिख सकते थे राम ने, लेकिन नहीं लिखा ना, यहाँ पर हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, क्योंकि भाषा भी सिखानी है ना साथ में। हाँ। ये तो किताब है, भाषा भी सिखानी है। वो देखो इसमें भी लिखा ना, अब बार बार इस व्यक्ति का नाम तो नहीं दिया
कि रमेश आया, नहीं, खिलौने वाला आया, कोई भी हो सकता है XYZ। क्यों? ये सबके लिए बनानी थी। अगर वो रमेश नाम लिख देते तो कल के दिन कोई ऑब्जेक्शन करता कि नहीं, रमेश तो किसी कास्टेज का नाम है। अगर वो हातिम लिख देते तो भी दिक्कत होती। इन्हें क्या लिख दिया? खिलौने वाला, आप कोई सा भी आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर बड़े आराम से डिस्कस करते जाइए और लिखिए। कोशिश ये कीजिए कि आपकी लाइन सीधी जाए। हम लोग ऐसे लिखते हैं, नहीं तो राम बाजार जा रहा था, पता चला यहाँ से स्टार्ट की और एंड यहाँ हुआ। ये इंप्रेशन ठीक, हाँ? ये इंप्रेशन ठीक नहीं। हाँ, ठीक नहीं जाता। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोशिश कीजिए कम लिखिए। सारी चालाकी बताता है। क्यों? अब कम का मतलब ये है कि आप जितनी जरूरत, जहाँ जबरदस्ती नहीं लिखना। जैसे राम बाजार जा रहा था, कुछ नहीं, आपने लिख दिया राम, देखो राम बाजार जा रहा था, उसने धनुष्बाण खरीदा, राम में ही काम चल गया। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहें तो फिर अगर आपकी आर्ट अच्छी है तो खिलौने वाले का एक चित्र बनाओ। देखो ये खिलौने वाला आया और उसमें 2-3 खिलौने बता दो, ऐसे ऐसे वो खिलौने लेके आया था। आप आर्ट को इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप मैथ वाले हैं तो इसी में मैथ भी दिखा सकते हैं। डायग्राम बना दिया। हाँ, नहीं डायग्राम नहीं, वो खिलौने लेके आया, देखो उसके पास 8-10 खिलौने थे। उसके पास 8-10 प्रकार के खिलौने थे। उन 8-10 प्रकार के खिलौने में 2 खिलौने ऐसे थे बॉल जैसे गोल। अच्छा, आजकल चल रहा है ना MDP, मल्टी डिसिप्लिनरी। हाँ। एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। तो आप हिंदी में इंग्लिश भी पढ़ा सकते हो, मैथ भी पढ़ा सकते हो। कोई कहे कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है, आप इसमें सब कुछ पढ़ा सकते हो। देखो बेटा, ये जो लिखा ना राम ने, अगर हम बिंदी लगा देते ना यहाँ पे तो संस्कृत हो जाती, रामा हो जाता। और इंग्लिश में भी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि नाउन का कोई ट्रांसलेशन होता नहीं है। अब उनको एक ही सब्जेक्ट में भी 2-3 डायमेंशन भी दे सकते हैं। पीजीटी वाले तो ऐसे नहीं कर सकते। पीजीटी वाले इतना मतलब हंस के खेल के, या उसका कैसे करो? पीजीटी वाले हंस खेल के कैसे नहीं कर सकते? देखिए, आप पीजीटी में ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी में अगर आपको पढ़ाना है और आप इंडिया के स्टेट्स पढ़ाना चाह रहे हैं तो हंसो, खूब हंसो। देखो, आप लोगों ने एक भारत के प्रसिद्ध एक्टर को देखा होगा, उसकी एक स्टाइल बहुत प्रसिद्ध है, वो ऐसे खड़ा होता है, संभवतः समझ गए होंगे। तो अब उस नाम से लेना देना नहीं है, उसकी स्टाइल देखो, उस स्टाइल को फील करो। ये भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा ऐसे होता है। अब उस भारत के नक्शे को याद करना है। गणित पढ़ी ना आपने, डायरेक्ट इकट्ठा तो नहीं शुरू किया, छोटे छोटे। देखो हम इतिहास में आप गणित पढ़ेंगे कैसे, 4-4 करके पढ़ो। जरूरी नहीं कि इकट्ठे 27-28 पढ़ लो। कैसे 4? देखो सबसे पहले बेटा जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 4 याद हो गए। क्रम से आ रहे ना हम। देखो उसका हमने पहले सिर पढ़ा, फिर कान पढ़ा, फिर गर्दन पढ़ी, फिर कंधा पढ़ा, यहाँ तक आ गए, 4 हो गए। आगे चलते हैं, फिर अब आँख बंद करके फिर से पढ़ो 4, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब नीचे आते हैं, फिर अगले 4 पढ़ेंगे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, नए 4 हो गए। देखो हमने उसकी एक टांग पढ़ ली, स्ट्रक्चर बता रहे हैं। अब दूसरी टांग की ओर चलते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 4 पढ़ लिए। अब ऊपर आते हैं। अब ऊपर आने में वो देखो दूसरा हाथ है, उसको छोड़ देते हैं। दूसरा हाथ हम पहले राइट हैंड ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, लेफ्ट बाद में देखेंगे। ऊपर से फिर आते हैं यहाँ से। देखो बेटा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा एक सर्किल हो गया। सर्किल भी आ गया, एक सर्किल हो गया। अब देखो बीच के बचे हैं 5। आप लोगों ने पढ़ा है ना, लैंड लॉक्ड किसे कहते हैं? लैंड मतलब जमीन से, लॉक्ड पैक हो, ना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो, ना ही कोई ओशियन बॉर्डर पे हो। ऐसे 5। देखो नीचे आओ, सबसे पहले आ गया कौन? हरियाणा। हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पड़ोसी छत्तीसगढ़, बिहार का पड़ोसी झारखंड और तेलंगाना। ये 5 हो गए। तो 16, 5, 21, 7 सिस्टर्स, 21 और 6, 27 और एक सॉरी कितना भी हम 16 पढ़े थे, 16, 5, 21, 21 और 7 7 सिस्टर्स के 28 और 7 बहनों का एक भाई सिक्किम। 7 बहनों का एक भाई भी कौन है? सिक्किम। कितने हो गए? 29। लेकिन अभी हम लोगों ने याद होगा कि जम्मू कश्मीर को हटा दिया है, तो
तो बाकी बचे कितने, 28। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। बाकी यूनिट हाँ यूनिट है, हंसते रहो पढ़ाते रहो। लैंग्वेज टीचर, हाँ लैंग्वेज टीचर कैसे पढ़ाएगा? लैंग्वेज टीचर जितना कार्टून हो सकता है उतना बेस्ट होता है। अच्छा, जितनी कॉमेडी कर सकता है उतनी कॉमेडी करे। जैसे देखो बेटा, देखो एक एक शब्द का मतलब है। यहाँ देखना, मैं लिखता हूँ, लैंग्वेज में थोड़ी सी भी गलती क्षम्य नहीं है। रविवार को बाजार बंद रखा जाएगा। मैंने क्या लिखा? रविवार को बाजार बंद रखा जाएगा। पूरा सिस्टमेटिक लिखा है ना। लेकिन मेरे दोस्त ने गलती कर दी और उसने लिख दिया रविवार को बाजार। वो क्या है, अक्षर पास पास लिखता था और पास पास लिखने से उसकी गलती हो गई। अब क्या लिख गया? रविवार को बाजार बंदर खा जाएगा। ये रा यहां से यहां आ गया, तो आपको शब्द जहां लिखना है वहीं लिखना है। देखो ऐसी भी गलती हो सकती है, रोको मत जाने दो, कॉमा लगाया और मैंने दूसरा लिख दिया रोको मत जाने दो। अब एक कॉमा यहां से उठ के यहां आ गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो लैंग्वेज में एक एक कॉमा, अर्धविराम, पूर्ण विराम और इस शब्दों का कहाँ किस्सा रखना है, बहुत अंतर है। आप उनको इस तरीके से भी हंसते खेलते समझा सकते हो, वो समझ जाएंगे कॉमेडियन भी है। साइंस वाले रह गए बस। विज्ञान तो मुझे ही नहीं आती फिर भी कुछ है। लेकिन विज्ञान में आपको ना सीधे प्रयोग पर चलना चाहिए। अच्छा, हर चीज को प्रैक्टिकली, विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल है। विज्ञान कुछ भी बनाता नहीं है, विज्ञान सिर्फ सिद्ध करता है। अगर बनाता तो विज्ञान बाल बना के दिखा दे, खून बना के दिखा दे। खून बना के दिखा दे। बनाता नहीं है, क्या कैसा कहाँ क्या है वो सब सिद्ध करता है। तो आपको भी यहाँ पर विज्ञान का मतलब सिद्ध करना है। विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। अब जैसे विज्ञान में किसी ने पूछ लिया, सिंपल सी बात करते हैं, वो जब पूछते हैं विज्ञान में तो रोजमर्रा की चीजें पूछते हैं। मैं बड़ा साधारण सा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि एक गिलास में बर्फ है, पानी भी है, वो हमने रख दिया, बर्फ पिघल जाएगी तो वाटर लेवल पे क्या असर पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा? चारों ऑप्शन भी आते हैं ऐसे। तो आप उसको सिद्ध करो। अब कुछ लोग कह देते हैं पानी पिघलेगा तो बढ़ेगा, सही है ना? अब बताइए क्या होगा मनीष जी? पानी का लेवल मुझे लगता है घटता है क्योंकि डेंसिटी का असर है। ना ना, बराबर रहेगा। बराबर है। देखो क्यों। अब आप उसको प्रैक्टिकली बता दो। वहाँ पर गिलास में पानी था, हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना वजन लगेगा उतना पानी हटेगा, उतना पानी हटेगा। उसकी बॉर्डर तो फिक्स है, तो पानी फैल तो सकता नहीं, क्या हो सकता है, ऊपर ही उठेगा जो जगह खाली हुई। अब मैंने उस पर प्रेशर दिया, इतना ही डूबा, तो इतने वजन ने उस जगह घेर ली, उतना पानी ऊपर उठ गया, यानी बराबर बराबर रहेगा। अब जो पिघलता रहेगा वो जगह को तो फिल करेगा, वो बराबर कर देगा। पानी स्थिर रहता है, जितना वजन हम उसको फिर बता सकते हैं। ऐसे ही अगर पानी बढ़ना होता तो फिर वो तो वस्तु डूब जाएगी। जहाज क्यों नहीं डूबता? क्यों नहीं डूबता? क्यों? उसने अपने वजन से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस हटा दिया है, तो वो तैर रहा है। वो क्यों डूब जाती है? क्योंकि उसने अपने वजन से कम पानी को। आप कुल मिला के मैं बस इतना ही कहूँगा सबसे कि डरना है ही नहीं। हर विषय को आप हंसते खेलते पढ़ाओ, जैसे आज तक पढ़ाते आ रहे हो, जीवंतता के साथ मस्त रहो, डरो नहीं। डरने का कोई काम ही नहीं है। मैंने पूछा मनीष जी ने, मुझे साइंस सच में नहीं आती, लेकिन आपने पूछा तो दिखा, तो कॉन्सेप्ट याद थे, वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। और वहाँ पर आपने जो याद करने के लिए ट्रिक्स देखी हो ना, वो ट्रिक्स वहाँ नहीं बतानी। अच्छा, जिसे आपने पढ़ा, क्योंकि हम तो बहुत उपद्रवी ट्रिक्स से याद करते थे तो हम वहाँ नहीं डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। जैसे आप पीजीटी हैं या टीजीटी बन रहे हैं, एसएसटी या पॉलिटिकल साइंस के, तो आपने उनको आर्टिकल्स पढ़ाने। तो कुछ आर्टिकल्स, जैसे मैं आपको एक आध बता देता हूँ। अनुच्छेद 123,
1 2 3 मतलब भाग जाना। भाग जाना 1 2 3 का मतलब क्या? वो तो 1 2 3 हो गया मतलब 9 2 भाग गए। हाँ 9 2 11 में तो चोर पुलिस में आता है कि चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए, ठीक है ना। सामान्य रिश्तेदार बैठे थे वो चले गए, अब उनको 9 2 11 होना नहीं कहा जाएगा, उनको क्या कहेगा, वो तो 1 2 3 हो गए, अब वो भाग गए हैं। तो भागने से कॉन्सेप्ट याद करना है, जब संसद के दोनों सदन 1 2 3 हो गए हों, मतलब जब संसद के दोनों सदन ना चल रहे हों, तब राष्ट्रपति कहलाता है अध्यादेश। ऐसा कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? 123 में 1 2 3। इम्प्रेस होगा पैनल वाले। हाँ पैनल वाले जैसे एक्सप्लेन। हम बच्चों को याद करा रहे हैं ना। हाँ जैसे देखो बेटा, धार्मिक काम होते हैं, धार्मिक कामों में सारा परिवार इकट्ठा बैठता है, बाकी तो इकट्ठा नहीं बैठता। और धार्मिक में आपने देखा होगा ना, कहीं 108 लगता है, कहीं 1008 लिख देते हैं। ऐसे ही संसद के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है? 108 में लिखा है। कहते याद नहीं करवाना, समझाना है उन्हें। किसको? बच्चों को। पेपर में सर वही पूछना, सर आजकल ऑब्जेक्टिव आने लगे डरना क्यों है? हाँ सर पहले ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे, लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। सीधा 1 नंबर का प्रश्न है किस अनुच्छेद में लिखा है। हाँ नहीं, हम समझा के याद। हाँ ठीक है। आप राज्य पढ़ा रहे हैं तो राज्य फिर मैप से पढ़ाने की भी क्या जरूरत पड़ेगी? आपको मैप पढ़ाना है, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम। बच्चों के माइंड में कहानी क्यों दी गई है? कहानी पढ़ा पढ़ा करके उसके माइंड में फैक्ट बसाने हैं, कॉन्सेप्ट बसाना है। तो हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि भैया ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे तरीके से आप उनको पढ़ा सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं। और अगर कोई कहे कि सर ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए, तो कहना सर ये नवाचार है। इनोवेटिव। ठीक है, जब आपसे कोई कुछ कहे उसको अच्छा नहीं लगे, उसको अच्छा नहीं लग रहा ना, सर ये नवाचार है, हम शिक्षा में कुछ नवाचार लेकर आके इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो खुश हो जाएगा, ये गारंटी है। भले उसको पढ़ाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपको नवाचार शब्द सुन के वो खुश हो जाएगा कि ये बच्चा जागरूक है। मतलब कुल मिला के गलती हो गई। नवाचार क्या होता है? नवाचार क्या होता है? नए प्रयोग। नए प्रयोग का मतलब मैं इस विषय को किसी और चीज़ों से जोड़ रहा हूं, ताकि वो बच्चे को एक साथ बहुत सारी चीज़ें आती जाएं। नवाचार में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं सर। जैसे कोरोना काल में हमने पीपीटी से पढ़ाया, ये भी नवाचार था। यस। हमने ऑनलाइन पढ़ाया, ये भी नवाचार था। हमें ऑनलाइन पढ़ा के बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकता, ऑनलाइन पढ़ा के बच्चे को डांट भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा सुनना नहीं पता, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से किया। आज ये ज़रूरत है कि बच्चों को जागरूक नागरिक बनाने के लिए अनुच्छेद याद होने चाहिए। जैसे बच्चा कह दे कि नहीं अध्यादेश आता है, तुमने होता ही नहीं अध्यादेश, अब कैसे सिद्ध करोगे? मैं कहूँगा अनुच्छेद 123 में ऐसा लिखा है, देख लो। जब अनुच्छेद 123 सर्च करोगे तो आपको वो डिटेल दिख जाएगी। नवाचार और भी हो सकता है। वो कहे ना सर और भी नवाचार हो सकते हैं, वो खुद कह देगा अच्छा 1 2 और बताओ। हाँ सर मैं 1 2 और बता सकता हूँ, कोई भी टॉपिक हो। सर मैं जैसे बर्फ़ बताया, मैं पिघला के दिखा सकता हूँ बच्चों को, पहले से नाप के रखूँगा या कांच के गिलास में टिक लगा के रखूँगा, यहाँ तक था, अब पिघलने के बाद भी यहीं तक है। ये भी एक नवाचार है। सर मैं बच्चों से ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ तो संस्कृत में आज तक हम लोगों ने पढ़ा है रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामायण रामाभ्याम रामई। लेकिन मैंने एक नवाचार का प्रयोग किया और मैं वैसे पढ़ाता हूँ रामः रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामई तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी। मैं गा के पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को जल्दी याद हो रहा है। मैंने एक नवाचार और किया कि मैंने विजिटिंग कार्ड्स का जो सिंगल साइड खाली रहता है दूसरी साइड, उस पर मैंने एक पे एक श्लोक लिखा और बच्चों को दिया कि जिसके पास जो कार्ड आ जाएगा उसको वो श्लोक याद करना है। इस तरीके से बच्चों ने खेल खेल में श्लोक याद कर लिए। ये भी एक नवाचार है। अब उनको नवाचार भी 10 तरीके से गिना सकते हैं। गिनती सिखानी थी, मैंने 10 लड़के खड़े कर दिए, तो मुझसे बोलोगे एक कहा, उससे बोलोगे 2, देख के बोलते जाओ, वो सुनाएगा। नवाचारों की कमी है क्या? मतलब पैनल यदि डिसएग्री होता है, लगे कि गड़बड़ आ गया, तो वहां से संभलना कि हाँ, इसी तरह से उसको खुश करना है, वहां संभलना है। हाँ। संभलने का मतलब ये है कि आपने जो बात कही है उसको प्रूफ करना है। हाँ। ठीक है, बहस नहीं करनी। वो कहेगा नहीं ये नवाचार नहीं है। सर मैं जॉब में आने के बाद जैसे मुझे निर्देश मिलेंगे मैं उसका भी पालन करूंगा।
कितना अच्छा डिक्लाइन। खत्म हो गया। आप ही सही हो ऐसा नहीं, वो आपसे तो ज़्यादा अनुभवी है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो आप क्या करोगे, ठीक है सर ये मेरा विचार था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो हमारी आदरणीय एचएम मैडम जो होंगी, या फिर हमारे जो प्रिंसिपल सर होंगे, या फिर जो एनईपी की गाइडलाइन होगी, जिस प्रकार से मुझे निर्देशित किया जाएगा मैं उस तरीके से अपने आप को परिवर्तित करता रहूँ, वहीं ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। लड़ने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, उसके हाथ तो नंबर है, बाहर होता तो बात अलग थी। इम्प्रेस करना उनको, हमें तो खुश करना है, सीधी बात है। दिखाना है। और आप जिद मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से सही हैं तो डाउन मत आइएगा। जैसे ग्रामर में वो कहेगा नहीं ये सही है, आप कहोगे ये सही है, नहीं सर जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। अगर आप परफेक्ट हैं तो, जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे पढ़ा है मैंने ये। हाँ सर, दूसरी चीज़ क्या है, आप राजनीति जानते हैं ना, जिसमें बताता हूँ, मेरा बेटा राजनीतिक है। क्यों? जब उससे प्रश्न पूछो ना कि पापा अच्छे हैं कि मम्मी, तो क्या कहता है? दोनों से। मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक है ना, तो इंटरव्यू में भी आपको डिप्लोमेटिक ही जाना है। जैसे वो सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले आपसे कि आपके नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या विचार है, सीधा प्रश्न है। अब आप बहुत पता हो सकता है कि आप मन से कांग्रेसी हो, आप बुराई करके आ जाए, और वो बीजेपी वाला हो, बैलेंस रखना है। तब आपको कुछ नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हर फैसले में फिर भी हर फैसले में सुधार की गुंजाइश होती रहती है, तो कहीं कहीं कुछ और सुधार किए जा सकते हैं। खत्म। बैलेंस रखना। आरक्षण पूछ लिया, आरक्षण इंटरव्यू का सबसे ज्वलंत क्वेश्चन है, बहुत विवादास्पद। हाँ, कि अब आपसे पूछ लिया जाता है आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, और आप ठहरे जनरल के, सीधा आप कहेंगे नहीं होना चाहिए, या आप ठहरे कैटेगरी से तो आप कहना होना चाहिए, और सामने वाला आपका अपोजिट था, आपको तो पता नहीं कौन है, तो फिर आप क्या कह सकते हैं? सर आरक्षण कभी गलत नहीं होता। मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, आरक्षण गलत नहीं होता, आरक्षण के तरीके से ही गलत होते हैं। आरक्षण के तरीके से गलत होते, जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रहा तो गलत है, और जिनको जरूरत है उनको मिल रहा है तो सही है। यानी संविधान ने गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया, आप कहना चाह रहे हैं? संविधान ने तो गलत तरीके, संविधान में तो आरक्षण था ही नहीं। संविधान में तो जोड़ा गया कब? जब आवश्यकता लगी। नहीं, SC/ST वाला तो, हाँ SC/ST वाला था, लेकिन उसके पहले वाला पढ़ो, संविधान में कुछ कुछ जगह कंट्रोवर्सी है। पहला 15 लिख रहा है लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पैनल को ध्यान रख के बोलिए। पैनल में बोल रहा हूँ मैं कि 15 में तो लिख रहा है ऐसा, 16 में लिख रहा है कि जो आरक्षण है ना वो कहाँ से आ रहा है? वास्तव में तो अनुच्छेद 14 से आ रहा है। समता का जो अधिकार है ना, जो पिछड़े हुए उनको मूल धारा में लेके आना है, मूल धारा में लाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे आ जाइए, आरक्षण का उद्देश्य क्या था? सर आरक्षण का उद्देश्य था पिछड़े हुए लोगों को मूल धारा में लेकर के आना। वो पिछड़े हुए सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं। तो पिछड़े लोगों को जब मूल धारा में ला रहे थे तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि जिसको नौकरी मिल गया उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा? क्योंकि आप नौकरी में आ गए मतलब मूल धारा में आ चुके हैं ना। कुछ और नियम बनाए जा सकते हैं, यह पूर्णतः गलत भी नहीं है और पूर्णतः सही भी नहीं है। हर चीज़ में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। हम सब मिल करके इसको और अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। अब वो दोनों खुश हैं क्योंकि हम लोग विवाद क्यों बनाएंगे? हमें तो सामने वाले का कुछ भी नहीं पता है। अब आप क्या करेंगे? तो आप बिल्कुल हर चीज़ में न्यूट्रल लेके जाइए। अब जो संस्कृत है तो वो संस्कृत वाला कोई जा रहा है तो कह सकते हैं कि आजकल तो ये पिछड़ी हुई भाषा है, क्यों पढ़ाना? औचित्य सिद्ध करके दिखाओ। संस्कृत आजकल के ज़माने में तो ज़रूरी नहीं है। तो फिर आपको वहाँ पर संस्कृत वाला अगर कोई है तो उसको कहना पड़ेगा सर संस्कृत अब ग्लोबल लैंग्वेज है। और जो आप लोगों ने सुना होगा सर कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट है,
वो क्यों है? क्योंकि आगामी समय में स्पोकन कंप्यूटर आएंगे और संस्कृत से ज़्यादा शुद्ध उच्चारण विश्व में किसी का नहीं है। जैसे मैंने बोला डू यू नो मी, अब नो का मतलब वो KNOW नो समझ रहा है कि NOW नो समझ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, फ्रिक्वेंसी चेंज होते ही, जैसे मैंने लिखा, मैं बोलता हूँ आई एम आलोक जैन और मैंने इसको स्पेस में भेजना है, वहाँ की फ्रिक्वेंसी अलग है और वहाँ हो गया MI आलोक जैन। मैंने भेजा क्या था यहाँ से, आई एम आलोक जैन, वहाँ पे पहुँचा क्या, MI आलोक जैन, ये तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन संस्कृत में बोलता हूँ मैं अहम आलोक जैनः, मैं ऐसा भी कर देता हूँ जैनः अहम आलोक, मैं ऐसा भी कर देता हूँ आलोक अहम जैनः, तीनों का अर्थ एक ही निकलेगा, मैं आलोक जैन हूँ, मैं आलोक जैन हूँ, मैं आलोक जैन हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेस ऑफ वैल्यू नहीं है, वर्ड वैल्यू है। एक शब्द की वैल्यू है, उस शब्द के स्थान की कोई वैल्यू नहीं है। जबकि इंग्लिश में शब्द के स्थान की वैल्यू है शब्द से ज़्यादा, कि वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ लग रही है, वो हेल्पिंग वर्ब, उसमें वर्ब का फॉर्म कौन सा लग रहा है, मैंने कही है कि किसी और से कहलवाई है। जब स्पीच पढ़ेंगे आप कौन सी होती हैं वो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी के। हमारे संस्कृत में तो हमने कह दिया, कॉमा लगा दिया, दूसरे की हो गई। उदाहरण जी। तो आपको, मैं सिर्फ संस्कृत का नहीं कह रहा हूँ, आपको हर सब्जेक्ट को सिद्ध करके दिखाना होगा। हम क्या पढ़ें, इतिहास की बात चल रही है, इतिहास को क्यों पढ़ना? सर जैसा अशोक के समय हुआ, उसने शस्त्र त्याग दिए तो छोटे छोटे लोग आ गए। उस समय शिक्षा मिलती है, जब आप पावरफुल हो तो अपने पावर को मेंटेन करके रखें। जैसे एक बाबा थे, एक सांप था, वो सांप सबको काटता था। हाँ, कहानी सुना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सांप सबको काटता था, तो बाबा जी आए, उन्हें सांप को उपदेश दिया ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने क्या किया, काटना बंद कर दिया। तो छोटे छोटे बच्चे आगे पत्थर मारते, क्योंकि उनको पता है काटेगा ही नहीं। उसकी हालत खराब। अगले बार बाबा फिर आए, उन्होंने कहा तुम्हारी हालत कैसे हुई? बोले बाबा आपने कहा था शांत हो जाओ, कि शांत हो जाओ, काटना नहीं। बोले मैंने काटने को तो मना किया था, फुसकारने को तो मना नहीं किया था ना। फुफकारते रहो, डराते रहो, बस काटना नहीं। वो यहाँ है कि आप सब कुछ करते रहो लेकिन गलत नहीं हो, आप झुको भी नहीं और ऊपर भी नहीं जाओ, किसी की हानि भी ना हो और आपकी भी हानि ना हो। ऐसा लोग दूसरे का भला करते जाओ, नहीं तो होता ना कि दूसरे के भले में लगे रहे, खुद का यहाँ पर दिवाला निकल गया। वो भी ना करें, सबके साथ रहें। मोदी जी कह रहे ना, सबका साथ सबका विकास। तो चलते रहो, और कभी हम चर्चा आगे भी समय मिलेगा तो करें। जरूरत पड़ा तो कमेंट करें क्वेश्चन। और आलोक सर ने शानदार बात कही, बहुत बहुत आभार सर, आपने एक एक पॉइंट पे डिटेल्स में बताया। और जब भी जरूरत पड़े तो आप कमेंट करें और भी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।